नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पर, जो हम हमेशा करते रहते हैं। एक मायावी रियल एस्टेट मार्केट है जहां पर हम हमेशा बात करते हैं कि दाम गिरेंगे, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो गई है, खरीदार है नहीं, लेकिन होता उतना ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि दाम अब भी ऊपर है। और शायद आप में से कई होंगे जो घर खरीदने का सपना रखते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस मार्केट के अंदर, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त विषय थोड़ा यह है कि कई रिपोर्ट्स मार्केट में है जिसमें एक बार फिर इशारा हो रहा है कि इस मार्केट के साथ काफी दिक्कतें हैं, इन्वेंट्री बहुत हाई है, दाम बहुत ऊपर है और अब दाम गिरने चाहिए। तो क्या ये सब होगा, और इसी पे आज हमारी चर्चा, जिसके लिए काफी बड़ा और एक्सपर्ट पैनल हम आपके लिए लेकर आए हैं। निकालेंगे निष्कर्ष कि क्या होगा आगे मुंबई के इस मार्केट का। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुलाम जिया साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया के। आपकी भी एक रिपोर्ट इस वक्त मार्केट में है। साथ में है बोमन ईरानी साहब, सीएमडी रुस्तम जी, और आप यहां पर क्रेडाई नेशनल के सेक्रेटरी भी हैं। और साथ में हमारे हैं इस स्टूडियो में अमित गोयनका साहब, एमडी नीसस फाइनेंस ग्रुप के। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं निरंजन हीरानंदानी, चेयरमैन हीरानंदानी ग्रुप। और साथ में है धर्मेश जैन साहब, सीएमडी निर्मल लाइफस्टाइल और प्रेसिडेंट क्रेडाई एमसीएचआई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि मैंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स इस वक्त बाजार में हैं जो इशारा कर रही कि मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की स्थिति खराब है, आगे चलते हुए क्या यहां होगा। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पाइलअप हो चुकी है और दाम पे अच्छा खासा प्रेशर है, नए लॉन्चेस नहीं है। तो दो तीन अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन गुलाम जिया साहब हमारे साथ हैं, नाइट फ्रैंक इंडिया की भी रिपोर्ट है। गुलाम जिया साहब, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? क्या स्वास्थ्य है, कैसी तबीयत है मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की? स्वास्थ्य की अगर आप बात करें तो थोड़ी गिरावट और महसूस की गई है बनस्बत आज से 6 महीने पहले जो हालात थे उससे थोड़े और ज्यादा गंभीर हो चले हैं। लेकिन इसका मतलब अब भी ये नहीं है कि खरीदार को बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेनी चाहिए कि अब प्राइसेस आधे हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज हमें आज भी नजर नहीं आ रही है और उसके बहुत सारे कारण हैं। I'm sure अगर आज हम इस पैनल को आगे बढ़ाएं तो उसमें से बहुत सारे कारण उभर के सामने आएंगे। लेकिन टिप्पणी अगर मैं करूं मेरी इस रिपोर्ट पर, तो इसका लुब लुबाब, उसका जो समेशन है वो ये है कि हालांकि मार्केट कमजोर पड़ रही है लेकिन आज भी कुछ इतनी डेंजरस या खतरनाक सिचुएशन डेवलपर्स के लिए बनती अब भी दिखाई नहीं दे रही। आप कह रहे 2 लाख की इन्वेंट्री है, तो ये 2 लाख इन्वेंट्री का जो आंकड़ा है ये पहले भी हम कई बार उठाते हैं। बोमन साहब कहते हैं दिखाइए मुझे 2 लाख घर हैं कहां, तो कैसे दिखाएंगे इनको? देखिए, घर का अगर आप इंट्रोडक्शन, या मैं आगे उसको मैं आपको समझाना चाहूं, हमारे लिए इन्वेंट्री तब बनती है जब कोई डेवलपर उस चीज को बाजार में बेचना शुरू कर देता है। और आज माने ना माने, आज भी बहुत सारे ऐसे प्री लॉन्चेस भी होते हैं जो शायद प्राइवेट सर्कुलेशन में होते हैं। और अगर आपने पहला रुपया अगर किसी से किसी मकान के लिए ले लिया है तो आपकी इन्वेंट्री बाजार में आ गई है। अब चाहे उसे 5 साल लगे या 8 साल लगे मुकम्मल होके बाजार में आने के लिए, तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनता है कि जब तैयार मकान हो उसे इन्वेंट्री ली जाए या जब हमने पहला रुपया कबूल कर लिया उसे इन्वेंट्री ली जाए। हमारे हिसाब से जब पहला रुपया आपने कबूल किया तो आपकी इन्वेंट्री बाजार में आ चुकी है। और हम जो 2 लाख मकानों की बात करते हैं उस इन्वेंट्री को उस रूप से देखना आवश्यक है कि उससे जब आपका इन्वेंट्री, आपने पैसे लेना शुरू कर दिया, आपकी इन्वेंट्री बाजार में है। लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जो 2 लाख की बात कर रहे हैं, अगर आज हम इतनी गिरावट वाली मार्केट में भी 50-60 हजार मकान हर साल बेच रहे हैं तो ये 2 लाख मकान अगले 4 साल में मुकम्मल तौर पर बिक जाएंगे। और हमारा जो कंप्लीशन साइकिल है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जो किसी जमाने में 3 साल था, 4 साल था, ऊपर चला जा रहा है, क्योंकि आज हम 60-70 मंजिला इमारतें बना रहे हैं। तो इन सब के कारण हमारा जो कंप्लीशन टाइम है वो 5 साल के आसपास चला गया है। तो इसीलिए मैं आज भी ये कह रहा हूं कि चाहे 2 लाख इन्वेंट्री बाजार में हो, उससे कुछ इतना अलार्मिंग या चिंताजनक होने की बात आज भी नहीं है। राइट। बोमन साहब, क्या कहेंगे आप? हालांकि गुलाम साहब ने आखिरी में कुशन दिया कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिगर तो दिखाते हैं कि चिंता की बात है। कि रिपोर्ट की हम जिक्र कर रहे हैं, एम्बिट की भी रिपोर्ट है जहां हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन कहती है 50% के आसपास एक ब्रैकेट दिया है, मुंबई में दाम क्रैश हो जाएगा। विपिन, ये जो चिल्लाना हो रहा है 50% का, पहले तो कोई रिपोर्ट परफेक्टली पढ़ के मुझे दिखावे कहां पे एग्जैक्टली उन्होंने बताया 50% और उसके कारण क्या क्या दिए गए हैं। तो आप अगर वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि गुलाम की रिपोर्ट में, पहले तो मैं गुलाम को शुक्रिया कहूंगा कि उसने बहुत अच्छी तरह से उनके पूरे रिपोर्ट की एक वो टिप्पणी दी है जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तारीख से जो प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं वो इन्वेंट्री में ले लेते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि 6 से 7 साल मिनिमम लगते हैं बिल्डिंग बनने में। और मैं मानता हूं कि
हाफ द जो बिकते हैं वो सारे इन्वेस्टर सेल्स होते हैं। तो ये इन्वेस्टर सेल्स को भी गिन के अगर आप इन्वेंट्री लेते हो तो ये फाइनेंसिंग का जरिया होता है बिल्डरों का, और ये फाइनेंसिंग का जरिया डजंट मीन कि इस इन्वेंट्री को एक्चुअल यूजर के पास लाया जा सकता है एटलीस्ट इमीडिएटली। तो ये 2 लाख घर जो हैं इसमें और सारी डिसाइफर हो सकती है। आप ये घर कौन से टाइप के बना रहे हो, ये कौन से मार्केट के लिए बना रहे हो, वो मार्केट का और उसके सामने जो माल बन रहा है उसका कोई कनेक्शन है या नहीं। सो आई डोंट थिंक ये जो चिल्लाना हो रहा है, जिस तरह से लोग डर रहे हैं या डरा रहे हैं एक दूसरे को कि मार्केट 50% गिरेगी, इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। और उसमें मैं एक और बताना चाहता हूं, या तो आप ये पूरी इंडस्ट्री को मार दो, या तो आप इतना समझ लो कि जो कॉस्ट प्लस बेसिस पे हम आज की तारीख में, आई एम टॉकिंग ऑफ द गुड डेवलपर्स, जो क्रेडाई रिलेटेड, एमसीएचआई क्रेडाई एफिलिएटेड डेवलपर्स हैं, वो जो है आज की तारीख में कॉस्ट प्लस वर्किंग कर रहे हैं। आप कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की रिपोर्ट ले लो, ऑल ऑफ देम वांट टू वर्क एट द 18 to 20% प्रॉफिट मार्जिन, विच इज फेयर, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज एक्सेप्टेबल। और एट द एंड ऑफ द डे दे नॉट इवन मेकिंग, उतना ही पैसा नहीं बन रहा है, दे आर मेकिंग मच लोअर देन व्हाट दे एंटिसिपेटेड। अब इससे कम दाम में अगर वो बेचने जाएं तो देर आर 2 things that can happen. One is the government can increase the supply of either FSI or goods itself, या तो वो अपने जो प्रीमियम्स वगैरह चार्ज करते हैं। एक क्रेडाई का रिपोर्ट है, आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज जो कस्टमर घर की ओर खरीदी की ओर देता है, उसमें से 38 रुपीज जी on an all India level goes directly to the government or the taxes. तो इसका यही मतलब हुआ कि 62 रुपीज में डेवलपर ने उसकी बिल्डिंग बनानी है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करना है और सामने प्रॉफिट भी दिखा के। राइट, तो टैक्सेस ये आप क्योंकि हमेशा मुद्दा रखते हैं तो वो मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन चलिए निरंजन जी से लेता हूं। निरंजन जी, सारी बातें मान भी ली जाए, इन्वेंट्री है आगे निकलेगी, लेकिन जो सेल्स हैं वो भी इन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक हिस्टोरिकली डाउन है। 2008 के क्राइसिस के बाद ये पहला मौका है जब सेल्स इतने कम हो चुके हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं दिक्कत है, मकान नहीं बिक रहे हैं? जरूर मार्केट तो मंदी में है और रही है, लेकिन आप फिनिश प्रोडक्ट का देखिए। आज की तारीख में मुंबई रीजन के अंदर जो फिनिश प्रोडक्ट है वहां लेस देन 2 to 3% इज रिमेनिंग अनसोल्ड। सो जो आप फिनिश प्रोडक्ट का आप माल देखेंगे तो एक्सेप्ट फॉर 2 to 3% in certain areas, there is no finished product which is readily available at in the market, which is not getting sold. So while we take into consideration unsold product in respect of Mumbai region for the purposes, क्योंकि construction समय जैसे जिया साहब ने कहा वो बढ़ गया है, is gone up to 4 years. Obviously the time taken to sell these products will be 4 years. So there is nothing wrong or abnormal with the time frame increasing, because हम आज की तारीख में टॉलर बिल्डिंग बना रहे हैं, 26 माले, 40 माले, 30 माले के मकान बनाते हैं, तो उनका टाइम फ्रेम ज्यादा होता है। तो एक्चुअली बिक्री करने के लिए बिल्डर जो भी है वो एवरेज कर रहा है, क्योंकि रेट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू एवरेज आउट द रेट। सो दे विल नॉट वांट टू सेल whole product at the time of the beginning. At least I as a company will not sell all my products on day one. So I don't think जो बात चल रही है वो सही है, and as I feel it, it's not an abnormal situation. Of course the market is subdued, and there is more choice to the purchasers, so I don't see anything going drastically wrong at the present. चलिए, तो निरंजन जी का कहना है कि नहीं लग रहा कि कुछ भी चीज एबनॉर्मल है या ड्रास्टिक है इस मोमेंट पे। तो अब क्यों ये रिपोर्ट्स इस तरीके से निकल कर आ रही है? आखिर क्या बात है कि बार बार ये फिगर सामने आते हैं? और फिर वही सवाल कि अगर है तो कुछ होता क्यों नहीं? ब्रेक लेंगे, यहाँ पर छोटा सा लौट कर आएंगे तो यही सवाल लेकर जाएंगे हम धर्मेश जैन साहब के पास, और साथ ही इसका जो फाइनेंशियल एंगल है उस पर अमित गोयनका साहब की राय लेंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की, जहां पर जिक्र हो रहा है कुछ रिपोर्ट्स का जो इशारा कर रही हैं कि मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए आज एक खास पैनल हमारे साथ है जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या खराब है मार्केट के साथ और आगे क्या होगा। ब्रेक से पहले निरंजन जी कह रहे थे कि उन्हें नहीं लग रहा कुछ दिक्कत है। धर्मेश जैन साहब, उन्होंने कहा कि निरंजन जी ने कहा 4 से 5 साल 6 साल एक एवरेज टाइम लगता है किसी बिल्डिंग को कंप्लीट करने पे, लेकिन अक्सर आरोप आप लोगों पे ये भी लगता है कि सेल्स धीमे पड़ते हैं, तो आप जानबूझकर बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसका पेस भी धीमा कर देते हैं। विपिन, आई थिंक आपके सवाल को 2-3 पहलू में मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। सर्वप्रथम जहां तक स्लो डाउन का सवाल है,
मोस्ट डेवलपर्स, जो अच्छे डेवलपर है, व्हेन दे लॉन्च अ प्रोजेक्ट दे आर एबल टू सेल सब्सटैंशियल इन्वेंट्री व्हेन दे लॉन्च द प्रोजेक्ट। जब हम लॉन्च पे अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मेरी प्राइस उस दिन लॉक इन हो जाती है। उसके बाद में देयर इज एवरी रीजन कि मैं जल्दी जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहूंगा। सो एवरी एवरेज डेवलपर वुड वांट टू डिलीवर द प्रोजेक्ट इन द फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम। व्हाट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट 4 to 5 years इज के इतने सारे पॉलिसी चेंजेस आए हैं कि इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट इंटेंशन ऑफ द डेवलपर, डेफिनेटली एट सम प्लेसेस डिलेज हुए हैं एंड प्रोजेक्ट्स हैव गॉट डिलेड। Again, just going back to the overall discussion that we were having, it is very very important to हमें मार्केट को एंड ये रिसर्च रिपोर्ट्स को राइट पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है। आई थिंक गुलाम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि एवरेज अगर आप 30 से 40 माले की बिल्डिंग आज एमएमआर में अगर आप एवरेज हाइट देखेंगे तो एवरेज 4 से 5 साल आज प्रोजेक्ट साइकिल हो गया है। अब मैं आपसे एज अ यू आर अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑल्सो विपिन, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं जो मेरा प्रोजेक्ट 4 साल में कंप्लीट होने वाला है, जब आप ये 2 लाख घरों की इन्वेंट्री की बात करते हो तो एवरेज सारे रिपोर्ट का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 30 महीने की इन्वेंट्री है, ऐसा एवरेज सारे रिपोर्ट्स कह रहे हैं। तो अगर मेरा 4 साल प्रोडक्ट साइकिल है एंड 2.5 साल में अगर मेरा प्रोडक्ट बिकने वाला है तो आई एज अ डेवलपर आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड नॉट अनहैप्पी विद दैट सिचुएशन। लेकिन ये एक चीज एज फार एज स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न ये देखना जरूरी है कि वेटेड एवरेज ऑफ ऑल रिपोर्ट्स सेज के मार्केट में 2.5 साल की इन्वेंट्री है। जब आप एमएमआर रीजन की बात करते हैं तो यकीनन यहां पे ऑलवेज नंबर ऑफ फ्लैट्स बड़े और ह्यूज रहने वाले हैं, बिकॉज इज वन ऑफ द टॉप 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे इन्वेंट्री तो हमेशा होने वाली है, लेकिन वो इन्वेंट्री कितने समय में, उसकी वेलोसिटी क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन सर सेल्स के फिगर भी डाउन है। जी मैं कह रहा हूं सेल्स के फिगर भी डाउन है जी। सेल्स जो है वो भी अपने हिस्टोरिक लो पर। आई थिंक गुलाम की रिपोर्ट ये कहती है कि लॉन्चेस हिस्टोरिक लो पे है एंड नॉट सेल्स। लॉन्चेस यकीनन लास्ट 6 महीने में जी लॉन्चेस यकीनन लास्ट 6 महीने में लो रही है, बिकॉज बंबई में लास्ट 6 महीने में नया डीपी अनाउंस हुआ है। तो लॉजिकली एवरी डेवलपर इज बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड टू असेस के उसके प्रोजेक्ट। गुलाम साहब रिपोर्ट ये तो कहती है कि 2008 के बाद जो सेल्स का आंकड़ा है वो खराब है अब तक का सबसे। हाँ बिल्कुल, ये पिछले 3 साल में लगातार जो स्लाइड देखा गया है, ये हर बार हम ये कहते हैं शायद अगला हाफ ईयरली जो है उसमें कुछ रिस्पाइट मिल पाएगी, वो नहीं हो पाया है। पिछले 6 कंसेक्यूटिव हाफ ईयरलीज में सेल्स फिगर्स जो हैं वो नीचे चले आ रहे हैं, चाहे वो फेस्टिव टाइम हो चाहे नॉन फेस्टिव टाइम हो, और वो अपने आप में एक चिंताजनक बात जरूर है। राइट धर्मेश। गुलाम, इसके साथ में मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, डू यू ऑल्सो बिलीव के लॉन्चेस सबसे लो रहे हैं इस पीरियड में? जी बिल्कुल, लॉन्चेस हैव बीन एबिसमली लो, बहुत ही कम हो गए लॉन्चेस, और इनफैक्ट दैट इज समथिंग हिस्टोरिकली लो नंबर जितनी बात कर रहे हैं वो लॉन्चेस में आ रहा है, एब्जॉर्प्शन में अब तक नहीं आया। तो विपिन, दैट्स द मेन पॉइंट कि बिकॉज लास्ट 6 महीने में हर एक आदमी अपना प्रोजेक्ट रीअसेस कर रहा है, जब प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं होगा तो वो बिकेगा कैसे? सो हमारा ये क्लियरली मानना है कि लार्जली बिकॉज फ्रेश इन्वेंट्री हैज नॉट कम आउट इनटू द मार्केट, इस वजह से आप सेल्स के ये फिगर्स देख रहे हैं। Second, I think Niranjan bhai touched on a very very important point. Finally, what is important is कि ready unsold inventory कितनी है, कि आप जब माल तैयार कर देते हैं उसके बावजूद अगर आपका फ्लैट नहीं बिक रहा है तो डेफिनेटली चिंता का विषय होगा। इनफैक्ट मैं सारे चैनल से ये हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, CNBC एवरी 6 months शुड गिव एन एड कि मेरे को 100 फ्लैट एक लोकेशन में चाहिए। अगर आपको 100 फ्लैट इन हजारों फ्लैट में एक लोकेशन पे नहीं मिलते हैं, बिल्कुल, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ द वे। शायद अब ऐसा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि बमन साहब ने भी लास्ट टाइम यही सजेस्ट किया था कि आप ऐड देके देखिए। अब मैं आता हूं। नहीं, बिल्कुल विपिन, वील बी मोस्ट हैप्पी टू आप एमसीएच के साथ में ऐड दीजिए, वी विल फैसिलिटेट दैट। अमित जी, बट द फिगर देयर विपिन इज दैट इन द एंटायर बॉम्बे रीजन द इन्वेंट्री इन मुंबई इज 1.16%, ready unsold inventory. Thane is 1.18% and weighted average of entire MMR region is 3.5%. Right, चलिए आंकड़े आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं मैं अमित जी के पास जाता हूं, फाइनेंस को अच्छी तरह समझते हैं, रियल एस्टेट को और आंकड़ों को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अमित, आपने भी ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, इनफैक्ट अभी आप दोनों रिपोर्ट्स के बारे में जिक्र भी कर रहे थे। तो ओवरऑल अब तक जो सारे पैनलिस्ट ने बात की उसको आप कैसे देखते हैं? मैं किस तरफ तराजू को ज्यादा झुकाऊं?
ये बात तो तय है और इस बात से कोई मुकर भी नहीं रहा है कि जो स्थिति बनती आ रही है पिछले 3 सालों में और अब तक जो स्थिति बन चुकी है या शायद आगे बनी रहेगी कुछ साल एक भर तक तो एटलीस्ट, वो काफी गंभीर है और चिंताजनक है, जिसके लिए कई सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो जो कर्ज का भार है वो बढ़ता चला गया है, इन्वेंट्री का जो भार है वो कम नहीं हुआ है। तो जो हम 2 लाख यूनिट्स की बात कर रहे हैं चाहे एमएमआर में, या 6 लाख यूनिट्स की बात कर रहे हैं 6 से 7 शहरों में, तो ये आंकड़ा तकरीबन बना हुआ है या हल्का सा बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें कोई गिरावट की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो एक तरफ आपकी इन्वेंट्री कम नहीं हो रही, आपका जो एवरेज सेलिंग पीरियड है वो बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ आपका कर्ज का भार भी बढ़ता चला जा रहा है और ग्राहकों का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक कम हो चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जब हम असेस करते हैं तो करीब 35% के जो ग्राहक रहे हैं, सो कॉल्ड ग्राहक, वो निवेशक रहे हैं और काफी हद तक जो निवेशक हैं वो अब ऊब चुके हैं या निकल चुके हैं, क्योंकि एक तो इक्विटी मार्केट्स का जो इंपैक्ट होता है वो डेफिनेटली रियल एस्टेट पर आता है, तो वो तो हमने देखा ही था, बट उसका जो फॉल आउट होता है कि अगर जब हम गेन्स बुक करते हैं और रियल एस्टेट में उसका इंपैक्ट होता है, वो इस बार हमको दिखाई नहीं दिया। उसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि अभी जो हाल ही में ब्लैक मनी बिल या बाकी सारी जो चीजें सरकार ने अब इंट्रोड्यूस की है, चाहे वो पैन नंबर का आपको सबमिशन हो या बाकी डिक्लेरेशन हो या रेडी रेकनर, तो निवेशक में जो एक डर है कि उसकी अब तक जो निवेश, ये बात तय है और कि देश का 50% की जो धनराशि है वो रियल एस्टेट में लगती है, तो ये काफी बड़ा अमाउंट है, मगर ये बात जो है वो एस्टिमेटेड है, ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से नहीं है। तो अगर सरकारी आंकड़े अगर हम लेने लगे, क्योंकि डिक्लेयर्ड नहीं होता काफी हद तक, या तो इनहेरिटेंस में है या कहीं तरीके से उसको खरीदा गया है, अब ये जो धनराशि बन रही है आगे जाके वो अब रियल एस्टेट में नहीं जा रही, क्योंकि अब वो डिस्क्लोजर का प्रॉब्लम आ रहा है। लोग या तो अपना डिस्क्लोजर नहीं करवा पा रहे हैं या वो अपनी केवाईसी नहीं कर पा, ये तो जो आज की तारीख में जो गवर्नेंस नॉर्म्स चाह रही है सरकार, उसके चलते भी जो 35% की जो निवेशक ग्राहक हैं वो अब हट चुके हैं काफी हद तक। तो आपका कहना है कि निवेशक जो पार्टिसिपेशन था इन्वेस्टर का वो बहुत कम हो गया और वो सीधा सीधा हट कर रहा है। डेफिनेटली अब रियल एस्टेट को एक स्पेकुलेटिव एसेट क्लास नहीं माना जाता है, राइट। तो कंज्यूमर एसेट यहां लेना होगा छोटा सा ब्रेक, और यहां पर जो पॉइंट उठाया गोयनका साहब ने कि इन्वेस्टर के बाहर हो जाने से ये जो चोट दिखाई दे रही है वो लग रही है, आके बमन ईरानी साहब से जवाब लेंगे, साथ ही निरंजन जी के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एंड यूजर का जो मार्केट है वो फिर से एक बार आ रहा है और अब चीजें उस हिसाब से चलेंगी थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। बात हो रही है मुंबई रियल एस्टेट मार्केट की और चर्चा अब काफी रोचक हो चली। ब्रेक से पहले अमित गोयनका साहब कह रहे थे कि जो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन है, जिसकी जो एक नींव माना जाता है, आधार माना जाता है रियल एस्टेट का, और कहा 50% तक पैसे की उन्होंने बात कही, हालांकि कहा कि सरकारी आंकड़ा नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा है, आता था, और ये पार्टिसिपेशन धीरे धीरे पीछे हट रहा है। बमन ईरानी साहब, निवेशक एक बड़ा आधार होता है, हम यहाँ बहुत नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडर की बात नहीं कर रहे, हम निवेशक यानी रियल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि अब वो पीछे हट गया और यही कारण है कि ये जो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सारी बातें हो रही हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि निवेशक अब आपके घरों में रुचि नहीं ले रहे हैं? विपिन, ये जो बिजनेस है एक चेंज के जरिए, गोइंग थ्रू अ चेंज इन द वे बिजनेस इज बीइंग डन। आज की तारीख तक ऐसा माना जाता था कि इन्वेस्टर्स पहले राउंड में आके इन्वेस्ट करते थे एंड उनको फिर उसकी बढ़ोतरी मिलती थी, तब जाके वो सेल करते थे। आई थिंक अमित हैज पुट इट अक्रॉस वेरी वेरी वेल, द रीजंस पीछे क्यों हट रहे हैं। लेकिन आप एक पॉइंट मुझे बताएं, आज भी किसी से भी पूछ लीजिए, उसे अच्छा घर लेने की इच्छा है तो आपको इमीडिएटली हाँ कहेगा। द इशू आया है कि वो अच्छा घर उसे ऐसे लग रहा है कि उसके प्रिस्क्राइब प्राइस में नहीं मिल रहा है, सो दैट इज वाई देयर इज अ होल्ड बैक इन द बाइंग। और उसके ऊपर जब मीडिया इतनी जोर जोर से चिल्लाना चालू करती है, लाइक वी एक्सप्लेन्ड अर्लियर, एम्बिट के रिपोर्ट में भी कहीं पे ऐसे स्पष्ट लिखा नहीं गया है कि 50% प्राइस ड्रॉप आएगा। उन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए हैं कि भाई रेंटल यील्ड्स लो हो गए हैं, रेंटल यील्ड्स को अगर आपको इंप्रूव करना है या तो आप इंटरेस्ट के रेट्स घटाइए या तो फिर प्राइस घटाइए, तो रेंटल यील्ड्स बढ़ेंगे। ये सारी चीजों को देख के मीडिया स्टार्ट स्क्रीमिंग आउट के 50%। ये इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग कि हर कोई इन्वेस्टर या हर कोई परचेसर ऑफ अ होम चाहता है कि जब वो घर ले वो सबसे कम दाम में ले, मतलब और इमीडिएटली उसके भाव बहुत बढ़ जाएं। सो बेसिकली ये जो चिल्लाना हो रहा है उसकी वजह से, आई एम रिपीटिंग द वर्ड 10 टाइम्स कि व्हेन द सैड स्टोरी स्टार्ट्स,
people start. पर क्या आप मानेंगे कि आपने कहा वो जो प्राइस पॉइंट है जहां खरीदना चाहता है, तो आपका कहने का मतलब है कि प्राइस पॉइंट बहुत ऊपर चला गया, अब रीच में नहीं रहा? मैं वैसे नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि इवन इफ यू टेक समवन लाइक मी और कोई मुझे कल बताना चालू करे कि द कार ऑटोमोबाइल मार्केट में देयर इज गोइंग टू बी अ 20% ड्रॉप, आई विल होल्ड माय डिसीजन टू बाय. आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप एक्चुअल यूजर को देखिए आज की तारीख में भी एट द प्राइस वेयर एंड विद द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सर्टन डेवलपर्स. आपने सुना होगा हमारे बॉम्बे के ही डेवलपर ने लॉन्च की और करीबन 1500 घर बेच दिए उन्होंने. सो बेसिकली दिस शोज के मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट की रिक्वायरमेंट है. शायद टू थिंग्स, वन इज देर आर लॉट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस इन दिस बिजनेस जिसकी वजह से मार्केट की कॉन्फिडेंस हिली हुई है. देर हैव बीन लॉट्स ऑफ फेलियर्स इन द पास्ट जिसकी वजह से मार्केट की कॉन्फिडेंस हिली हुई है. मेरा यही कहना रहता है ऑलवेज, आप अच्छे डेवलपर के पास से एफिलिएटेड टू क्रेडा या एमसीएचआई क्रेडा के डेवलपर के पास से लीजिए. आपके पास रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है, वहां पे अगर कोई डिले होती है तो आपके पास देयर आर अदर वेज यू कैन अप्रोच दीज पीपल एंड यू विल बी सेफ. और आपकी अगर सेफ्टी रहती है और आपको घर पसंद आता है, व्हाई विल यू नॉट बाय? बिल्कुल, उस बात से कोई दो राय नहीं है. लेकिन गुलाम साहब, आप जो कारण गिना रहे हैं यहाँ पर बमन साहब, उनसे कितना इत्तेफाक रखेंगे? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से काफी सुपरफिशियल से कारण है. मेन चीज जो है वो, जैसा कि गोयनका जी बता रहे थे, कि इन्वेस्टर्स का बाजार से निकल जाना ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है, डेफिनेटली रहा है. और इस चीज को हमारे रिपोर्ट में काफी डिटेल में डिस्कस भी किया गया है कि मेजर रीजन है आज इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बाहर जाने का जो मेजर कारण है वो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द होल डेवलपर फ्रेटर्निटी है. मैं मानता हूं कि ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से एक डिसरिस्पेक्ट या डिसरिप्यूट इंडस्ट्री में आता है. और इस चीज पर ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज हमारा मेजर कंसर्न आज यही है कि जो इन्वेस्टर, या देखिए अगर हम इन्वेस्टर कर रहे हैं, मैं भी एक इन्वेस्टर हो सकता हूं. जब मैंने मकान खरीदा है और मैं जानता हूं कि मकान आज लॉन्च हुआ है जो शायद आज से 5-6 साल बाद मुझे मिले, उन 5 सालों में दुनिया बदल सकती है. उन 5 सालों में किसी और शहर में जाके बस सकता हूं, किसी और मुल्क में जाके क़याम कर सकता हूं. तो मैं खुद भी, अगर मैं आज इस मकान को खरीद रहा हूं तो एज एन इन्वेस्टर लेता हूं. मैं खुद भी, जैसा भवन जी कह रहे थे, कि मुझे भी उम्मीद होती है कि अगर मैंने आज 2000 रुपए में कोई माल खरीदा तो माल मुकम्मल होते हुए 3 या 4 हजार बनना चाहिए. और जब ये नहीं बनता और किसी कारणवश ये प्राइस राइज उतना नहीं होता, तो इन्वेस्टर का भी डेवलपर से जो फेथ है वो कम होता है. डेवलपर एक डबल एज स्वॉर्ड पे चल रहा है. एक तरफ तो उसके लिए ये मुश्किल है कि सही प्राइस असर्टेन करे, किस प्राइस पे बेचा जाए, और दूसरी तरफ जो लोगों ने उनसे खरीदा है माल, उनकी अब उम्मीद वाबस्ता हो जाती है कि वक्त के चलते इसका भाव बढ़ना जरूरी है. राइट. तो ये सारे चैलेंजेस के चलते ये बहुत सारी चीजें हैं जो सब मिलकर आपको गुलाम साहब ने यहाँ पर यहाँ पे ऐड करना चाहिए कि इवन गुलाम इज स्ट्रेसिंग द सेम पॉइंट जो मैंने बताया कि आप इन्वेस्टरों को लेके इस मार्केट को चलाना चाहते हो. जो दिन ये इन्वेस्टर परमानेंटली यहां से निकल जाएगा, एक्चुअली डेवलपर सबसे खुश हो जाएंगे, बिकॉज देन रियल प्राइस डिस्कवरी will lead to the actual user coming. और मैं ये बात से भी बिल्कुल नहीं मानता हूं कि every investor should hope और every home purchaser should hope कि उसके फ्लैट की वैल्यू बढ़े. मैं मानता हूं कि he should hope कि उसको जो घर प्रॉमिस किया गया है, उसको जो सपने दिखाए गए हैं, वो उसको मिले. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. घर लेने वाले का और इन्वेस्टर का ऑलवेज देखने का नजरिया अलग होता है. राइट. चलिए यहाँ लेना होगा कि छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और जाएंगे निरंजन जी के पास और धर्मेश जी से, और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. थोड़ा क्रेडिबिलिटी की भी बात है, उससे क्या चीजें फंसती हैं और क्या इसीलिए निवेशक दूर गया. निवेशक हटेगा जैसे बमन जी कह रहे हैं तो बढ़िया प्राइस डिस्कवरी होगी, लेकिन वो कब होगी, छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं खास पेशकश सीएनबीसी आवाज पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की, और काफी रोचक, जैसा मैंने कहा, चर्चा हो चली, थोड़ा हीटेड भी हो गया डिबेट. निरंजन जी आपके पास आता हूं. यहां पर बमन साहब ने भी अपनी बात रखी, गुलाम जिया साहब ने कहा तो क्रेडिबिलिटी के फैक्टर यहां पर आ रही है. लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि निवेशक जो रहता है, क्या जब तक वो मार्केट में रहता है तभी तक जो हम ये प्राइस देख रहे थे, जो काफी मैं कहूंगा शायद ऊपर थे, अब जब वो निकल गया है तो इनका नीचे आना लाजमी नहीं होता, क्योंकि जो घर खरीदार है, एंड यूजर है, उसके लिए शायद ये आज भी बहुत ऊपर है. वो बात सही है, लेकिन आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में जैसे इन्फ्लेशन रहा है, आप देखिए ना, पवाई की मैं एक दाखला देता हूं. 1987 में 1000 रुपये में लेक कासल बिल्डिंग में लोग फ्लैट खरीदे थे. आज की तारीख में उनका रीसेल जो प्राइस है आज के तारीख में है वो 32,000 रुपीज अ फुट है.
1,000 रुपए का जो फ्लैट लिया है वो 32,000 में। जी। अभी किसी ने 2 साल पहले कुछ फ्लैट खरीदे होंगे तो उसको उम्मीद ज्यादा था, वो 30-31 में खरीदा, उसको 32 ही हुआ है, तो वो नाराज की पहचान रहता है कि उनकी जो इंक्रीज प्राइस है वो सिर्फ 30,000 के ऊपर 1,000 रुपया ही हुआ है। So it is about price expectations also, especially in the case of an investor. और वो हर 3 साल में फर्क आता है। लेकिन you take a long-term investor in for a period of 3 to 5 years, there is not a single disappointed investor that I have found in my marketplace. Yes, short-term they may lose, but long-term real estate is the best buy, better than stock market, better than gold, better than any other market. So investors with Hiranandani or with any good developer over a period of time have never been disappointed. तो फिर क्या कारण है निरंजन जी कि अब निवेशक थोड़ा दूर जा रहे हैं, उनको लग नहीं रहा है, उम्मीद नहीं बची है क्या कि अब उनका निवेश ज्यादा बढ़ेगा? नहीं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं उनको तो जरूर नाराजगी आती है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ टू हैपन एवरी थर्ड डे. That is never going to happen in real estate. So when you're talking about disappointments, you're talking about short-term investors. Our long-term investors are still very happy with the market. They are not seeing it fall at all. But yes, those people who are looking that they bought last Diwali and they expected it to become double this Diwali, they are going to be very, very, very disappointed. So investors in the real estate market should be told by the developers that real estate is a long-term development. आप एकदम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात को शॉर्ट टर्म नज़ारे से देखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ही ज्यादा हो सकता है, लेकिन इफ दे वेट फॉर अ लॉन्ग टर्म दे विल बी वेरी हैप्पी. नॉट टू वरी अबाउट द इन्वेस्टर्स सो मच, एंड दोज हु आर विथ अस फॉर अ लॉन्ग टर्म they are still happy and they are willing to patiently wait to see the market turn. Right. इसके लिए मैं अमित जी आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले धर्मेश की राय लेते. जी धर्मेश, आप क्या कहेंगे? यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रहा हूं. विपिन, पहली चीज, एक चीज एनालाइज करना जरूरी है कि मुंबई मार्केट में द एवरेज परसेंटेज जो इन्वेस्टर का है वो 10 से 15% है. जब आप 25-30% कहते हैं तो मोर लेस दैट द वेटेड एवरेज फॉर द होल कंट्री. अगेन मुंबई में मेजॉरिटी इन्वेस्टर जो है वो उस तरह के इन्वेस्टर है जिसके पास ऑलरेडी एक घर है, वो अपने बेटे के लिए या फॉर बिकॉज ही हैज एक्सेस इनकम वो एक दूसरा घर लेता है. सो मेजॉरिटी इन्वेस्टर आर ऑफ दिस कैटेगरी. सो मुंबई मार्केट पर से हमारा ये मानना है कि इज नॉट हेवीली डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टर. इट हैज ऑलवेज बीन लार्जली ड्रिवन बाय एक्चुअल यूजर एंड दैट इज वाई मुंबई मार्केट हैज बीन ऑलवेज हेल्दी. सेकेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ये स्टॉक मार्केट नहीं है. आपको 101% 4 से 5 साल का अगर आपका साइकिल नहीं है तो आपको रियल एस्टेट में बिल्कुल बिल्कुल हम भी अपने कार्यक्रम में यही कहते हैं कि आप इसे स्टॉक मार्केट की तरह ट्रीट ना करें, कम से कम 5 साल रुके. लेकिन क्या अगर आपका 5 साल का अगर आपका 5 साल का होराइजन है तो आई वुड चैलेंज एनी अदर ये 5 साल के होराइजन में रियल एस्टेट ऑलवेज 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 विल गिव यू बेटर रिटर्न देन एनी अदर मार्केट. इनफैक्ट आई वुड से दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय a flat as far as real estate is concerned because you will get good deals everywhere. The last part is, एक चीज हमको एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि ये रिपोर्ट्स के प्राइस गिरने वाले हैं लास्ट 4 साल से हम देख रहे हैं जी. तो इमेजिन एक्चुअल यूजर और इन्वेस्टर जो 4 साल पहले इन्वेस्ट करने वाला था उसके भाव तो आज ऑलरेडी 1.5 गुने या डबल हो गए हैं. तो कहीं ना कहीं वी ऑल्सो हैव टू सी दिस रिपोर्ट with what they have been saying over the last 4 years. और 4 साल पहले जो रिपोर्ट ने कहा था कि भाव गिरने वाले थे उसके साथ क्या हुआ, 3 साल के पहले क्या हुआ, 2 साल के पहले क्या बिल्कुल हुआ. बिल्कुल तो जी ये चीज देखना बहुत जरूरी है बिकॉज फाइनली मेरे हिसाब से द लूजर इज द होम बायर. बिल्कुल धर्मेश जी, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक. ये रिपोर्ट्स आती हैं, हम बहुत समय से कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फॉल आता हुआ आज तक नहीं दिखा. फिर रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत फोर्स के साथ आई हैं. इस बार कितना ये प्रेडिक्शन है ये सही बैठेगा? मेरे हिसाब से जो मैंने पिछले 7 सालों में देखा है विपिन, तो इस बार मैं पहली मर्तबा ये देख रहा हूं कि अगर कोई ग्राहक आ रहा है
चाहे उसे 10%, 15% या 20% तक भी अगर झुंड में या सामूहिक तरीके से अगर खरीदने के लिए आ रहे हैं तो वो ग्राहकी छोड़ी नहीं जा रही है। तो मतलब ये बात तो तय है कि जो प्राइस एस्केलेशन इतना फास्ट हुआ, जैसे धर्मेश बताया कि 1.5 गुना हो गया, 2 गुना हो गया 3 साल में, इसका भी कोई कारण नहीं था। यही प्रोजेक्ट था जो आज जैसे निरंजन सर ने बताया कि 1,000 रुपए में बन रहा था, वो 32,000 में बिक रहा है। तो उसका इनपुट कॉस्ट तो उतना नहीं बढ़ा है, वही प्रोडक्ट का। जमीन वही थी, कंस्ट्रक्शन वही था, हो सकता है मंजिलें बढ़ गई, एफएसआई बढ़ गया। एफएसआई बढ़ने से आपका एवरेज जो कॉस्ट है वो भी आपका फाइनली एवरेज आउट हो गया। तो अगर आपका इनपुट प्राइस इतना नहीं बढ़ा है मगर आउटपुट प्राइस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपका जो एवरेज ईएमआई सर्विसिंग कैपेबिलिटी जो 10 साल की थी अब वो 15 से 20 साल चली गई है, तो डेफिनेटली पहली बात तो विड्रॉवल हुआ है और होता रहेगा जब तक एक रैशनलाइजेशन प्राइस का ना हो। ये बात भी तय है जो बोमन बोलते हैं कि आज मार्जिन्स बहुत प्रेशर में है, पर इसका कारण भी यही है कि एक तो होल्ड किया काफी समय तक कि प्राइस मेंटेन करना है, उसकी वजह से कर्ज का भार बढ़ता रहा। कर्ज का भार का जो दबाव है या उसका जो कंपोनेंट है इनपुट प्राइस में वो बढ़ता रहा। इसकी वजह से आपको और महंगा बेचने की उसकी जरूरत आन पड़ी। अब वो कहीं ना कहीं वो हेयर कट लेना जरूरी होगा, और क्योंकि अगर हम हेयर कट लेने के अगर हम स्थिति में नहीं है, हर सेक्टर ने हेयर कट लिया है एक समय, एक मार्जिनलाइजेशन, एक नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए, पर हम इसको हेयर कट लेने की हम उस मेंटल फ्रेम में नहीं है कि हम हेयर कट लेके एक नॉर्मलाइजेशन स्थिति लाएं। आज डिमांड में कोई दो राय नहीं है, चाहे वो माडा के घर हो, डीडी के घर हो या कोई भी घर हो, जो वही माइक्रो मार्केट में एक पर्टिकुलर हो सकता है क्वालिटी में 19-20 का फर्क हो, मगर डिमांड बरकरार है, वो एंड कंज्यूमर डिमांड भी है। मगर ये डिमांड अगर है और अगर ट्रांसलेट नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां लगता है सरकार डिलीवर करेगी या डिलीवरी होगी कि नहीं। दूसरी बात यह है कि प्राइस में बहुत बड़ा फर्क है, तो वो फर्क आने का कोई मामूली कारण नहीं है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, हेयर कट लेने का वक्त आ गया। विपिन, जस्ट अमित के 2 पॉइंट थे। एक तो जब भी बल्क सेल होता है तो देन डेवलपर्स आर गिविंग अ सर्टेन मार्जिन ऑफ। अमित, आप एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए कि आज की तारीख में सेल्स और मार्केटिंग कॉस्ट करीबन 5% हो गई है। सो इफ यू कैन सेव दैट डायरेक्टली, तो उतना तो आप कस्टमर को दोगे ही व्हेन ही कम्स इन अ बल्क। दूसरा, देयर आर फाइनेंसिंग टर्म्स जिसकी तरह से डेवलपर विल गिव अ सर्टेन डिस्काउंट, कि आप अगर जहां पे 30% ड्यू है आप उनको बोलते हो कि मैं 50% पेमेंट करता हूं। सो डेवलपर लुक्स एट द वेटेड कॉस्ट ऑफ मनी एंड गिव्स द डिस्काउंट। दूसरा, आपने जो क्रेडिबिलिटी की बात बताई और अदर मोर इंपॉर्टेंटली कॉस्ट की बात बताई, जिसके पास हिस्टोरिकल होल्डिंग ऑफ लैंड है वहां तक इनकी बात सही है। आज की तारीख में आप कोई भी लैंड लीजिए, उसके ऊपर आपको सारे प्रीमियम डे 1 पे भरने पड़ते हैं। पहले तो लैंड लेने के बाद करीबन 6 से 8 महीने, तो इवन विद द इम्प्रूव्ड वर्किंग 6 से 8 महीने यू टेक टू गेट द अप्रूवल्स। उसके बाद आपको सारे पेमेंट अपफ्रंट करने पड़ते हैं। इट हैज बीन MCHI क्रेडाइज कंटिन्यूस मूव टू द गवर्नमेंट कि आप पेमेंट्स जो लेते हो उसको भी स्टैगर्ड लिया करो। सो वेदर यू आर पेइंग प्रीमियम्स फॉर फंजिबल FSI और स्टेयरकेस, आपको पूरी अप्रूवल्स चाहिए। इफ यू हैव टू गेट बैंक फंडिंग, यू हैव टू गेट द एंटायर अप्रूवल फॉर द फ्लैट यू आर सेलिंग। तो आप देख लो कि द वेटेड कॉस्ट ऑफ मनी विच इज बिटवीन 14 and 15% डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेवलपर आप हो, तो दैट इज climbing up. Construction cost has gone up phenomenally, sir. Compliance costs have gone up hugely. बिल्कुल। तो आप प्लीज पॉइंट एक ले लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तो कहता हूं कि अगर आप गाड़ी, एक ही मिनट मेरे को पॉइंट कंप्लीट करने दो। आपने गाड़ी ली तो आप क्या यही सोचेंगे कि मुझे ये गाड़ी कम दाम में मिलनी चाहिए थी, और यूल सी द लाइफ यूजेज ऑफ दैट कार कि इस गाड़ी ने मुझे परफेक्ट सर्विस दी। मैं कहता हूं जस्ट चेंज द वे वी लुक एट द सिचुएशन। आप घर लेते हो, आप घर वो जरिए से लो कि ये घर मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लिविंग लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू, अगले 15-20 साल तक। पर मैं तो पवन साहब बिजनेस की वायबिलिटी की बात कर रहा हूं, जो प्राइस पॉइंट की वो बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर सब कुछ सही है और सारी चीजें अच्छी हैं, तो अगर वो बिक्री वाली वो जो थ्रेशोल्ड है वो नहीं आ रही है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? मैं तो बिजनेस के हिसाब से उसका भी रीजन बताता हूं। आपने जिया साहब ने खुद कहा द लॉन्चेस हैव ड्रॉप्ड ट्रेमेंडसली। आम परचेसर जो हमारा है, ही ऑलवेज इज कंडीशन टू बिलीव कि परचेस एट द राइट स्टार्टिंग स्टेज, ताकि उसको अप्रिसिएशन मिले। मैंने ये बात पहले भी कही, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर अप्रिसिएशन। जब लॉन्चेस ही घट गए हैं तो वो जो इन्वेस्टर मेंटालिटी से जो अपने बेटे के लिए खरीद रहा है, जिसको घर आज की तारीख में नहीं चाहिए, ही इज कमिंग विद दैट माइंडसेट कि मैं जब लॉन्च होगा तब इसको खरीदूंगा ताकि मुझे ज्यादा फायदा मुनाफा होगा। दिस इज द रीजन, इट इज स्ट्रेट सिंपल। अगर आपके लॉन्चेस ही कम हो गए हैं, अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ बायर्स, जो हमारे मेजर बायर्स हैं, जो लॉन्च पे आके करीबन 30% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट लॉन्च,
वो ही कम हो गए। तमाम दिक्कतें हैं इस समय देश के रियल एस्टेट मार्केट में, किसी से छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं पीरामल रियल्टी का अगर हम एग्जांपल लें, वारबसपिन का 1800 करोड़ रुपए का एक हिस्टोरिक डील होता है और भी बहुत सारा पैसा है जो डील्स अलग अलग हम बात कर सकते हैं। तो वो क्या कॉन्फिडेंस है उन लोगों के पास जो उन्हें आज भी भारत के इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मैं कहूं प्रेरित कर रहा है, या क्या कारण है उसके पीछे? ये बात एकदम सही है विपिन। और अगर हम उसको जन के रूप से लें तो अगर हम प्रधानमंत्री की भी अगर हम योजना देखें तो हम अगले 8 सालों में या अगले 7 सालों में हम 2 करोड़ से 4 करोड़ घर बनाने की हमने एक नीति बनाई है, एक इनिशिएटिव लिया है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 के तहत। तो इसमें दो कोई राय है ही नहीं कि आज जो डिमांड और सप्लाई में आज भी बहुत बड़ा गैप बना हुआ है, मगर अफोर्डेबिलिटी में भी गैप बना हुआ है। तो अगर आप देखें हाल ही में सारे से सारे जो बड़े कॉर्पोरेट या दिग्गज डेवलपर्स है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ चले जा रहे हैं। हाल ही में उससे बड़ा पैसा कमिट हुआ है जो आपने उदाहरण दिया अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत, चाहे वो शाहपुर जी का एग्जांपल हो, टाटा का हो, या कई और हैं जिनको उससे कई गुना राशि इसलिए उपलब्धि हो रही है कि वे एक्चुअल ग्राहकों के लिए, कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल होम्स बनाए और जो एक्चुअली में वो कंज्यूम हो सके। तो आज जो प्राइस पॉइंट है उसका लॉजिक ऑलरेडी बना हुआ है कि अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स क्या होती है, कि कितना गुना आपकी धनराशि का या आपकी आमदनी का आप खर्च करोगे घर के लिए। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। हैविंग सेड दैट, अंडरलाइंग प्रॉब्लम मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए ये भी है कि आज सेविंग्स कम हुई है, लोन का बर्डन इन जनरल कंज्यूमरिज्म की वजह से बढ़ा है, और एक भारतीय जो निवेशक रहा है या ग्राहक रहा है हाउसिंग के प्रति, वो अपने सेविंग से इन्वेस्ट किया है। राइट, लेवरेज का इंपैक्ट इतना नहीं है। तो इसलिए अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ होम लोन टू जीडीपी देखें तो आज भी भारतवर्ष सबसे कम लेवरेज रेशियो में माना जाता है। तो डेफिनेटली होम लोन्स की अब जब इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है और अगर जीडीपी ग्रो होगा तो हालांकि ग्राहक आएंगे, मगर अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से दाम गिराने के अलावा और एक इन्वेंट्री को मूव करने के अलावा और उपलब्धि कराने के अलावा और कोई चारा है नहीं समय। राइट, चलिए तो एक कंक्लूडिंग पॉइंट पे अब हम आ गए। आखिरी 5 मिनट है, मेरे पास 5 विद्वान बैठे हुए, मैं सबसे उनके कंक्लूडिंग पॉइंट लूंगा। भवन साहब आपसे शुरू करता हूं। अमित जी ने जो आखिरी लाइन छोड़ी कि वक्त आ गया है कि दाम आपको गिराने पड़ेंगे, इन्वेंट्री को निकालना पड़ेगा और एक नए जो भी जिस बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग है उस सेगमेंट की बात है उसमें एंटर करना पड़ेगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में शायद यही आप क्या कहेंगे? जो कोई बिजनेसमैन ने अपने पैसे लगाए बिना गांव से लिए हुए हाई इंटरेस्ट कॉस्ट पे लिए होंगे, उनको ये प्रेशर जरूर आएगा। मैं मानता हूं आज की तारीख में एटलीस्ट द 3 डेवलपर्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और बाकी सारे हमारे अच्छे डेवलपर्स हैं, उनकी सारी प्रोजेक्ट्स जो है फाइनेंशियली क्लोज है। ये और बात है कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और व्हाटएवर, बट आई डोंट थिंक कोई भी आपको बिलो कॉस्ट ये गुड्स बेचेंगे। एंड जस्ट टू टेक फॉरवर्ड अमित्स पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर के रिपोर्ट के हिसाब से 6 करोड़ घर, जिसमें 2 करोड़ घर आपको सिटीज में बनाने हैं और 4 करोड़ घर आपको सबर्ब्स में बनाने, बट द एक्चुअल नंबर इज गोइंग टू गो अप टू 9 करोड़ होम्स। और ये 9 करोड़ होम्स, जस्ट टू गिव एन आइडिया, यानी आपको 35,000 घर की रोज की डिलीवरी करनी पड़ेगी आज से लेकर 7 साल में। आप इसको विद द नंबर ऑफ डेवलपर्स लगाएं और उसमें जो टाइम फ्रेम लगता है उसको लगाएं, तो आपको पता चलेगा दैट इट्स अ ह्यूज टारगेट और इसकी तरफ बहुत पैसा आने। राइट, और इस पर हम अलग से एक दिन फिर से इस पैनल के साथ बैठेंगे। पर मौजूदा समस्या पर गुलाम साहब आपका क्या कमेंट होगा? 30 सेकंड, 40 सेकंड। देखिए, एक और दिलचस्प एस्पेक्ट जिसको हमने अब तक नहीं लिया, आई एम श्योर अगली डायलॉग के लिए आप रख सकते हैं, वो है प्राइस के बढ़ने में जो सबसे ज्यादा हिस्सा रहा है वो है लैंड कॉस्ट का। और लैंड कॉस्ट अगर आप किसी भी वैल्यूअर से पूछें तो लैंड कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है रेसिडुअल तरीके से। आप बाकी सारी कॉस्ट निकाल दीजिए, जो बचा वो लैंड कॉस्ट। जब तक के लैंड ओनर्स, लैंड लॉर्ड्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो टीडीआर, एफएसआई, जो कुछ भी दे रहे हैं, जब तक उसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, आपकी बाकी सारी कॉस्ट, जैसे अभी अमित जी बता रहे थे, बहुत से लोगों ने डिस्कशन किया कि और कोई कारण नहीं है प्राइसेस का इतना बढ़ने का, सिर्फ एक इनपुट कॉस्ट है जो हर किसी के कंट्रोल के आगे है, वो है लैंड कॉस्ट, चाहे वो एफएसआई टीडीआर हो या एक्चुअल लैंड हो। और उस पर ध्यान देना जरूरी है। जब तक के उस चीज को, ये एक्चुअली लैंड कॉस्ट इज लाइक अ क्वेश्चन, लाइक अ स्पंज, जब तक वो सारी चीजें अपने आप में जज्ब ना कर ले और एक ऐसे लेवल पर ना आ जाए कि उसके बाद आपका जो फिनिश गुड प्राइस है वो मार्केटेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, तब तक ये चीज नहीं होगी। जी, धर्मेश जी आपकी कमेंट लास्ट 30 सेकंड्स। वेरी वेरी क्लियरली एवरी होम बायर को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इफ यू आर अ जेन्युइन एक्चुअल यूजर, प्लीज गो अहेड एंड बाय द होम टुडे। अगर आपकी जरूरत है, प्लीज 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 डू नॉट डिले योर डिसीजन। लास्ट 4 साल से जो लोग रुके हैं, दे हैव ओनली पेड मोर एंड कहीं ना कहीं
delay in decision only affects you negatively. जी. So it is very, very important that if you are an actual user, please go ahead and buy because that is the right thing to do. निरंजन जी, Last point is that जैसे गुलाम ने कहा कि कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव देखें, as developers we will be very, very, very happy to further rationalize prices, but input cost has to go जी down. जी समय कम है इसलिए जी निरंजन जी आपका कमेंट। 2 points. Point number 1 is that this is the right time to buy. कस्टमर्स को अभी देर करने की आवश्यकता नहीं है, उनको आज ही लेना चाहिए। सेकंड, जो सरकार बोल रही है कि हम कम दाम में अफोर्डेबल घर बनाना चाहते हैं, तो उनको जो टैक्सेस कर रहे हैं, जो फंजिबल का डेवलपमेंट चार्ज का, इसका वगैरह वगैरह जो कर रहे हैं, और इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट्स कर दिया है, सर्विस टैक्स ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स कर दी है, उसको रैशनलाइज नहीं करेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बन सकती। तो मेरे अंदाज से एक तरफ से जो मकाने हैं और जो डील्स आज मिलते हैं, तो लोगों को उसको ले लेना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी है, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम टू बाय, बट गवर्नमेंट विल हैव टू रीथिंक ऑन टैक्सेस। जी लास्ट कमेंट आपसे अमित, फाइनल कंक्लूजन आप क्या देंगे सबकी बात सुनने के बाद? 30 सेकेंड्स। देखिए, कोई जहां तक, क्योंकि हम ग्राहक की बात कर रहे हैं और क्योंकि कोई टाइम नहीं होता सही या गलत घर खरीदने के लिए, तो उसमें दो राय नहीं है। मगर ग्राहक, एज बुमन ने सही बताया, कि हमेशा वो सबसे सस्ता घर खरीदना चाहता है, ताकि वो एक एटलीस्ट एक साइकोलॉजिकल उसको एस्केलेशन मिले, उसको लगे कि भाई कहीं ना कहीं उसका जो निवेश है, हालांकि घर जो होता है वो निवेश नहीं होता, मगर उसको फिर भी लगता है क्योंकि ये निवेश है तो वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी पाएगा। बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है मेरे हिसाब से। अगर हम इन्फ्लेशन के बेसिस पे देखें तो जो नॉमिनल प्राइसिंग है वो घट रही है और पिछले 3 सालों से घट रही है, क्योंकि जो दाम है वो कहीं ना कहीं स्थिर है या हल्के से बढ़े हैं, मगर इन्फ्लेशन उससे कहीं ज्यादा रहा है। तो वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है, वो बना हुआ है और बना रहेगा कुछ टाइम तक। तो अब उनकी चॉइस है कि अगर वो घर खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, आज सही समय है, उसमें भी दो राय नहीं है। मगर अगर वो चाहते हैं कि कोई बढ़ोतरी की वजह से खरीदें तो उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, तो यहां पर आप जो भी आप घर खरीदो, प्लीज रिकग्नाइज डेवलपर से खरीदो, अच्छे डेवलपर से खरीदो। आप भाव के इसमें आके आप खरीदोगे तो यू विल बी द लॉन्ग टर्म सफरर। और इनकी बात को आगे लेके जाते हुए मैं यही कहूंगा, आप झुंड में आइए तो फिर आपको डिस्काउंट। चलिए, डिस्काउंट की बात कह दी यहां पर बमन साहब ने, तो एक बड़ा इशारा है। मैं बहुत और इसे कंक्लूड नहीं करूंगा, सारे विद्वानों ने अपनी बात रख दी है और आप अब इन विद्वानों की बात पर अपना निर्णय या डिसीजन ले। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।